विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, चैप्टर 7 नियंत्रण। मैं आपकी टीचर योगी स्नेहलता। नियंत्रण की बात करते हैं। नियंत्रण व्यावसायिक इकाई के ध्येय प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है। ध्येय लंबे समय या कम समय के लिए हो सकता है। ध्येय की प्राप्ति के लिए अलग अलग प्रवृत्तियों के लिए आयोजन किया जाता है। आयोजन लागू करने के लिए व्यवस्था तंत्र की रचना भी की जाती है। इकाइयों में योजनाएं चाहे कितनी भी सावधानीपूर्वक क्यों ना बनाई जाएं, पर आदर्श व्यवस्था तंत्र की रचना हो, फिर भी योजनाएं लागू करते समय बहुत सारी कठिनाइयां और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। और उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आयोजन को यह देखना पड़ता है कि कार्य जो नियंत्रण का है वो नियंत्रण में योजनाएं पूर्ण करके कर्मचारियों से वो प्रवृत्तियों की जांच करें और जो भूल हो रही हैं उनको सुधारने की प्रक्रिया की जा सके। नियंत्रण एक तरीके से, जैसे हम कहें कि आयोजन है वो प्रथम कार्य है और नियंत्रण अंतिम। अगर संक्षिप्त में कहें तो आयोजन संचालन की प्रक्रिया का प्रथम सोपान है और नियंत्रण अंतिम सोपान है। आयोजन का कार्य निश्चित व्यवस्था तंत्र में अधिकार और दायित्व सौंपे जाएं और प्रारंभ से ही नियंत्रण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। जब इकाई में कोई आयोजन प्रारंभ करते हैं तो उसके साथ साथ नियंत्रण भी प्रारंभ हो जाता है। कार्य की प्रगति, आयोजन निश्चित किए गए मापदंडों के साथ उनकी तुलना करना, विचलनों को दूर करना, ये सब कार्य नियंत्रण के द्वारा प्राप्त होता है। ऐसे विचलनों की सूचना प्राप्त करके उनको दूर करने का सुधारात्मक उपयोग नियंत्रण में किया जाता है। सामान्य अर्थ में अगर मैं कहूँ तो नियंत्रण अर्थात इकाई में कौन से कार्य हो रहे हैं यह निश्चित करना, किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो सुधारात्मक उपाय करने के कार्य करना, जैसे आयोजन के अनुसार कार्य हो। ठीक है। अब हेनरी फ्योल ने क्या कहा इसके विषय में कि व्यावसायिक इकाई के कोई इकाई में सब कुछ निर्धारित है। आयोजन के अनुसार दी गई सूचनाओं के अनुसार स्थापित सिद्धांतों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जांच करने का समावेश नियंत्रण में होता है। इसका उद्देश्य दुर्बलताओं और त्रुटियों को ढूंढकर जिससे इनको सुधारा जा सके और पुनः वापस ना हो, ये देखने का काम होता है। यानी कि हेनरी फ्योल के अनुसार इकाई में सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार होता है। वैसे ही पीटर एफ टेकर के अनुसार नियंत्रण अर्थात प्रयत्नों और परिणामों, साधन और उद्देश्यों के मध्य संतुलित स्थापित करने का कार्य है। अब हम नियंत्रण के लक्षण के बारे में बात करते हैं। आयोजन के साथ संबंध रखता है। हम कह सकते हैं कि आयोजन और नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन निर्माण कार्य करता है तो नियंत्रण आयोजन को के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का कार्य करता है। आयोजन और नियंत्रण जो है वो जुड़वा बालकों के जैसे हैं। अगर आयोजन है किया है बगैर नियंत्रण के संभव नहीं हो सकता है। प्रत्येक स्तर पर इसका कार्य होता है। किसी भी विभाग के कार्यों के साथ संबंध रखता है। ऐसा नहीं है कि संचालन के प्रत्येक स्तर में अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ या निम्न कर्मचारियों के साथ नियंत्रण किया जा सकता है। नियंत्रण की मात्रा में कमी वृद्धि या संचालन के स्तर पर आधारित रहती है, लेकिन नियंत्रण की आवश्यकता उच्च स्तर से लेकर मध्य स्तर से लेकर निम्न स्तर तक तीनों ही स्तर पे रहता है। यानी कि टॉप, मिडल एंड बॉटम तीनों ही लेवल पे हम इसकी आवश्यकता रहती है। ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जिस तरीके से आयोजन प्रारंभ होता है उसी तरीके से व्यावसायिक इकाई में नियंत्रण भी हमेशा चलता रहता है, जिससे गुणवत्ता बनाए रखने पर अंकुश तथा खर्च पर अंकुश और महत्तम चीज़ों का सही तरीके से उपयोग हो सके। नियंत्रित
प्रवृत्तियां की जा सके, ये देखने का कार्य नियंत्रण में होता है। संचालन का अंतिम कार्य है। संचालन में आयोजन के द्वारा इकाइयों के जो उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं वो व्यवस्था तंत्र के द्वारा उनको लागू किए जाएं, कर्मचारी व्यवस्था की रचना की जाए, उनको मार्गदर्शन देना, तत्पश्चात नियंत्रण की कार्रवाई प्रारंभ होती है। अर्थात संचालन के सभी कार्य नियंत्रण के पहले किए जाएं, यह आवश्यक है। उसके बाद उनके ऊपर नियंत्रण का कार्य नियमन करने का होता है और प्रवृत्तियां कार्यरत होने के पश्चात ही प्रारंभ होती हैं। इसलिए नियंत्रण संचालन का अंतिम कार्य है, हमेशा भविष्य के साथ संबंध रखता है। आयोजन का जो कार्य है वो हमेशा भविष्य के साथ संबंध रखता है। संचालन में भूतकाल में हुई गलतियों को या भूलों को या त्रुटियों को ध्यान में रख के भविष्य में आने वाली घटनाओं में वापस से उनका पुनरावर्तन ना हो, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखा जाता है। और जो भी भूतकाल में घटनाएं हो चुकी हैं उनका मूल्यांकन और अवलोकन करके भविष्य में इन चीज़ों का रिपीटेशन ना हो, भूलें दोहराई ना जाएं, नुकसान ना हो, दुरुपयोग ना हो, इसकी सावधानी रखी जाती है। ये नियंत्रण में हमेशा सुधार का विचार रखा जाता है। रचनात्मक प्रवृत्ति है। नियंत्रण सामान्य अर्थ में एक प्रकार से किया गया कर्मचारियों का स्वतंत्रता का हनन ऐसा माना जाता है कि नियंत्रण है वो कर्मचारियों की जो स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है, उसका हनन या उसको अच्छी तरीके से कार्य नहीं होने देता है। उनके विचार होते हैं, लेकिन वो उनके कार्य को या उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, पर उनकी कार्य या उनकी गुणवत्ता या उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने का कार्य करता है, जिससे वो किसी तरीके का नुकसान ना हो, किसी तरीके का उन हानि ना पहुंचे, दुरुपयोग ना हो, ये देखने का काम रहता है। आंतरिक प्रक्रिया है। नियंत्रण आंतरिक प्रक्रिया, बाह्य प्रक्रिया नहीं, क्योंकि ये व्यावसायिक इकाई में जितने भी विभाग हैं उनके साथ ये संबंध रखता है। विविध प्रवृत्तियां जैसे उत्पादन है, विक्रय है, क्रय है, वित्तीय है, वित्त की है, दैट मीन्स फाइनेंशियल, हिसाब है, कर्मचारियों के कार्य की पद्धतियां हैं, उनके साथ नियंत्रण की पद्धतियों को बुन लिया जाता है, जिसके कारण अंकुश रखा जा सके। बाह्य प्रवृत्तियों के लिए सरकार की नीति है, परिवर्तन हो रहे हैं, तेजी मंदी की स्थिति आ रही, लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन, उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। बाह्य प्रवृत्तियों पे कभी भी नियंत्रण नहीं किया जा सकता, उनमें हमेशा परिवर्तन होते हैं और उस परिवर्तन के अनुसार व्यावसायिक इकाइयों को अपने परिवर्तन आंतरिक तौर पर करने पड़ते हैं। हाँ, पर आंतरिक तौर पर होने वाले जो भी अवलोकन है या जो भी विचलन आते हैं उनको सुधार के वापस से उनके ऊपर हम नियंत्रण का कार्य कर सकते हैं। गतिशील प्रक्रिया है। नियंत्रण का कार्य आयोजन के साथ जुड़ा होता है। आयोजन और अंदाज पर आधारित सुझाई गई बौद्धिक प्रक्रिया है। अलग अलग परवलों पर अनुमान बदल के अलग उनके अनुसार आयोजन लक्ष्य परिवर्तनों को ध्यान में रख के नियंत्रण की प्रक्रिया शीघ्रता से की जाती है। व्यक्ति लक्ष्य प्रक्रिया है, क्योंकि जो नियंत्रण है वो मशीनों पे नहीं किया जा सकता है, निर्जीव पे नहीं, पर सजीव जो चीज़ें हैं उन पे नियंत्रण का कार्य, यानी कि व्यक्तियों को नियंत्रण हमेशा व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों के लिए और व्यक्तियों के प्रवृत्तियों को सुधारने के लिए किया जाता है। यानी कि नियंत्रण का जो केंद्र बिंदु है वो व्यक्ति होता है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो कर्मचारी हो। अलग अलग प्रवृत्तियां हैं और प्रत्येक स्तर की प्रवृत्तियों के व्यक्ति तथा कार्य जो कर रहे हैं वो कर्मचारी हैं, क्योंकि भूल और विचलन मिलते हैं और व्यक्ति से ही होते हैं, इसलिए व्यक्ति लक्ष्य यह प्रवृत्ति होती है। नियंत्रण औपचारिक या अनौपचारिक हो सकती है। इकाई में व्यवस्था तंत्र और उत्पादन प्रवृत्तियां संदर्भ में नियंत्रण की जो व्यवस्था है औपचारिक रूप से स्थापित की जाती, परंतु समय बीतने के साथ इकाई की अनौपचारिक नियंत्रण व्यवस्था तंत्र भी विकसित हो जाती, क्योंकि हमेशा औपचारिक व्यवस्था तंत्र अगर है तो उसका ही आप स्वरूप कह सकते हैं कि अनौपचारिक अस्तित्व में अगर औपचारिक व्यवस्था तंत्र नहीं है तो अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का अस्तित्व नहीं होता है। ऐसी अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र कई बार प्रभावशाली सिद्ध होती है।
अब हम इसके महत्व देखते हैं। नियंत्रण का संचालन का महत्वपूर्ण सोपान है, क्योंकि संचालन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। नियंत्रण के बिना कोई भी इकाई, जैसे कहते हैं ना कि सारथी के बिना रथ जैसा माना जाता है। प्रवृत्तियां हैं, निश्चित योजनाएं हैं, दी गई सूचनाएं हैं, निर्धारित किए गए सिद्धांत हैं, इनकी जांच करके कार्य नियंत्रण का होता है, इन सभी चीज़ों को जांचने का, इसलिए महत्वपूर्ण इनका माना गया है। पहला है महत्व, लक्ष्य प्राप्त में सहायक होता है। नियंत्रण द्वारा जो इकाई में भूल और कमियों को खोजकर सुधारात्मक उपाय किए जाएं, जिसके कारण जो आयोजन के सभी प्रवृत्तियां हैं वो आगे बढ़ती रहें, रुके नहीं, उसमें कोई भी रुकावट ना आए, सही तरीके से वो अपना कार्य सरलतापूर्वक करते रहें। प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, व्यवसायिक इकाई में जो प्रवृत्तियां होती हैं, कार्य विस्तार जैसे कि उत्पादन है, विक्रय है, कर्मचारी है, वित्तीय गुणवत्ता है आदि पर नियंत्रण किया जा सकता है। आयोजन प्रभावशाली होना चाहिए। निष्णातों का मानना यह होता है कि आयोजन का जो मार्ग निश्चित किया जाता है, जबकि नियंत्रण उस मार्ग में हुई प्रवृत्तियों को विचलन हो, यानी कि उनकी भूलें या गलतियों को ढूंढ के सुधार के आगे वो सही तरीके से कार्य कर सकें, वो देखने का काम रहता है। और आयोजन को सफल बनाना या उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सके, उसका कार्य रहता है। प्रवृत्तियों के मध्य संकलन, व्यावसायिक इकाई के विविध प्रवृत्तियों के मध्य संकलन साधनों में नियंत्रण की प्रक्रिया सहायक होती है। नियंत्रण के कारण ही इकाइयों के सभी प्रवृत्तियों के मध्य संकलन सिद्ध होता है। जो कार्य का मूल्यांकन है, इकाई में पूर्व निर्धारित जो मापदंड हैं या प्रमाणों द्वारा वास्तविक परिणामों को माप जा सकता है, उसे कार्य का मूल्यांकन किया जा सकता है। विचलनों को दूर करता है। नियंत्रण के द्वारा सुधार लक्ष्य कार्य होता है, यानी कि जो विचलन है उनकी जांच करना, उनको खोज कर वापस से उनको सुधार कर आयोजन को अच्छे से अच्छे पूर्ण कर सके, यानी कि विचलनों की मात्रा कम की जा सके। अधिकार सौंपने का आवश्यकता रहती है। अधिकार सौंपने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। कर्मचारियों को कार्य सौंपने के पश्चात देखरेख करने की उनके कार्य के अधिकारी होते हैं, जो उच्च अधिकारी हैं उनका होता है। उच्च अधिकारी जो कार्य अधिकार सौंप सकता है परंतु उत्तरदायित्व नहीं सौंप, कार्य के अनुसार अधिकार दे देगा, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है, उत्तरदायित्व कौन लेने वाला है, उत्तरदायित्व को वो नहीं सौंप सकते। भूलों की खोज, नियंत्रण में अधीनस्थों या कर्मचारियों के द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, जिससे कार्य की देखरेख की जाती है। परिणाम स्वरूप जो नियंत्रण द्वारा भूलें हुई हैं, उनकी कठिनाइयों को, त्रुटियों को, विचलनों को खोज कर उन्हें दूर किया जा सकता है और देखा जाता है कि भविष्य में उनका पुनरावर्तन ना हो, ये खास देखने का रहता है। दीर्घकाल का आयोजन है। दीर्घकाल की योजनाओं के निर्माण में नियंत्रण सहायक होता है। नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, उसके कारण इकाई के वर्तमान प्रवृत्तियों के संबंध में जो भी जानकारी प्राप्त होती है, उसके आधार पर लंबे समय का अनुमान लगाया जाता है। मार्गदर्शन में सहायक होते हैं। नियंत्रण द्वारा मार्गदर्शन का कार्य सरल हो जाता है। नियंत्रण कर्मचारियों की देखरेख करता है, उनको होने वाली कठिनाइयों को जानता है, उनके कार्य के मार्गदर्शन और दिशा निर्देश निर्धारित पद्धतियों में प्रवृत्ति करता है, यानी कि जिससे जो निर्धारित पद्धतियां हैं उनकी प्रत्येक प्रवृत्ति हो रही है या नहीं हो रही है देखने में मदद रहता है। कार्य क्षमता का बैरोमीटर है, यानी कि व्यावसायिक इकाई में अंकुश का कार्य जितना निश्चित होगा उतना ही संचालन का कार्य क्षमता अधिक होगी, यानी कि अंकुश अच्छा होगा, नियंत्रण अच्छे तरीके से होगा, उतना ही संचालन की कार्य क्षमता अधिक होगी। इसलिए कहा जाता है कि अंकुश संचालन की कार्य क्षमता मापने का एक बैरोमीटर है। आयोजन और नियंत्रण के मध्य कौन सा संबंध है? क्योंकि आयोजन जो है वो बौद्धिक प्रक्रिया है और बौद्धिक प्रक्रिया हमेशा आयोजन जो है भविष्य के लिए किया जाता है, और जो आयोजन में प्रवृत्तियों को ध्येय को निश्चित किया गया उसकी स्पष्टीकरण करता है। अब कौन सी प्रवृत्ति कब होने वाली है, कब, कैसे, कितने समय पर पूर्ण होगी, कितने साधन की आवश्यकता होगी, उस सबकी एक रूपरेखा या एक
कार्यक्रम तैयार किया जाता है, पर वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक आयोजन बौद्धिक प्रक्रिया में रहता है तब तक नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। जब उसका अमलीकरण होता है तब उसको नियंत्रण की आवश्यकता होती है, क्योंकि आयोजन को जब अमलीकरण में रखा जाता है तो उसमें होने वाली भूलों त्रुटियों को ढूंढ के सुधार कर वापस से उसको जैसा निश्चित किया गया वैसे ही उसे पूर्ण करने की कोशिश की जाती है। आयोजन में नियंत्रण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आयोजन और नियंत्रण संचालन को परस्पर आधारित महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि आयोजन व्यावसायिक इकाई में एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आयोजन सफलता का आधार नियंत्रण पे रहता है। क्योंकि नियंत्रण जो है, आयोजन बौद्धिक प्रक्रिया कर रहा है, जब उसका अमलीकरण होता है तो नियंत्रण उसमें हो रहे विचलनों को खोजकर सुधारात्मक उपाय करके और योग्य दिशा में उसे लेके जाता है। यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर टू साइड ऑफ सेम कॉइन। ठीक है। परिवर्तन में सुरक्षा। आयोजन में जिन कार्यक्रमों का गठन किया जाता है उनका अमल आंतरिक और बाह्य परिवरों पर आधारित रहता है। आंतरिक जो परिवर हैं उनको नियंत्रण किया जा सकता है, पर बाहर के परिवर जैसे कि सरकार है, प्रतिस्पर्धा है, तेजी मंदी है, कच्चे माल की कमी है, लोगों की रुचि है, फैशन है, मौसम है, इन सब में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। पर जो आंतरिक कार्यक्रम है या आंतरिक प्रवृत्तियां हैं उनमें हम बदलाव करके या उनमें सुधार करके आयोजन को ज़्यादा से ज़्यादा सफल बनाने की हम कोशिश कर सकते हैं। नियंत्रण के लिए आयोजन पूर्व शर्त है। नियंत्रण तभी अस्तित्व में आता है जब किसी भी निश्चित ध्येय के लिए आयोजन बनाया गया हो। अगर आयोजन नहीं है तो नियंत्रण वहाँ पे अस्तित्व नहीं रखता है। व्यावसायिक इकाई में कोई लक्ष्य सिद्धि के लिए योजनाओं का गठन किया जाए, यानी कि आयोजन किया जाए, तो आयोजन के अनुसार प्रवृत्तियां हो रही हैं नहीं हो रही हैं ये देखने का काम नियंत्रण में रहता है। और नियंत्रण तभी ही आएगा जब आयोजन होगा। ये आयोजन उसकी पूर्व शर्त में आता है। नेक्स्ट है आयोजन नियंत्रण का जन्मदाता है। आयोजन के कारण ही नियंत्रण का जन्म होता है। अगर आयोजन ना हो तो नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। आयोजन के बिना नियंत्रण का कार्य अस्तित्व प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए वास्तविकता में देखा जाए तो आयोजन को नियंत्रण का जन्मदाता कहा जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान। नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान कितने हैं? 4। हम 5 कहेंगे, सुधारात्मक कदम भी है तो 5 हैं। पहला है मापदंडों की स्थापना करना। नियंत्रण की प्रक्रिया में प्रारंभ मापदंडों की स्थापना करना। मापदंडों या मात्राओं का एक प्रकार का मापदंड है, यानी कि जब हम किसी की जांच करते हैं, योजनाओं को जब हम किसी आयोजन के कार्य को पूर्ण किया है तो उस पूर्ण करने की प्रक्रिया में वो कितना सफल हुआ है उसके लिए पैरामीटर्स या मापदंड पहले से निश्चित कर दिए जाते हैं, जिससे उसकी कार्यक्षमता, उसकी गुणवत्ता हम जांच सकते हैं। इसके लिए पहले से ही मापदंड उसके अनुसार निश्चित किए जाते हैं, जिससे हम तुलना कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। और ये नियंत्रण का आधार पूर्व निर्धारित स्तर पे होता है। निर्धारित स्तर के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखने का कार्य नियंत्रण में आता है। और तो निर्धारित मापदंड संख्यात्मक या गुणात्मक हो सकते हैं। ये मापदंड जिनमें पूर्ण करना है वे समझ सके ऐसे सरल होने चाहिए। भौतिक, लागत, आय, पूंजी, मात्राओं का समावेश होता है। यानी कि मापदंड का जो चुनाव है उच्च स्तर संचालन के द्वारा किया जाता है। यह लक्ष्यांक कर्मचारियों को समझाया जाता है कि कर्मचारी इसके आधार पर कार्य का आयोजन प्राप्त करें और मापदंड को बनाए रखने के लिए वो प्रयत्नशील हमेशा बने रहें। सूचना का संग्रह। इस सोपान में किए गए कार्य वास्तविक में परिस्थिति से संबंधित सूचनाओं का संग्रह करते हैं। सूचना संग्रह व्यक्तिगत निरीक्षण, मौखिक
रिपोर्ट और लिखित रिपोर्ट द्वारा किया जा सकता है। कार्य का जो मापन है वो पूर्व निर्धारित है। कार्य का मापन जो है वो पूर्व निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके जानने के लिए जो कार्यों का मापन आवश्यक रहता है, उनका संख्यात्मक हो सकता है या गुणात्मक हो सकता है, अथवा दोनों ही तरीके से हम कार्य का मापन कर सकते हैं। किए गए कार्यों के स्थापित मापदंडों के साथ तुलना करना। निर्धारित नियंत्रण के इस सोपान में वास्तविक में कार्य और कामों की जानकारी एकत्रित करना, उसके पश्चात मापदंडों के साथ उसकी तुलना करना, तुलना करने के बाद मापदंडों में कितनी वो प्राप्ति हुई है, यानी कि कितने वो खरे उतरे हैं और कितने मापदंड उनके प्राप्त नहीं हुए, ये निश्चित करना। उसके बाद पांचवा आता है सुधारात्मक उपाय। सुधारात्मक उपाय की जो प्रक्रिया है वो अंतिम है, जिससे मूल्यांकन के जो स्थापित मापदंड है उनकी तुलना की जा सकती है और विचलनों को ज्ञात करके उनको दूर करके सुधारात्मक उपाय लाया जा सकता है। पहला है कि परिस्थितियों में परिवर्तन ना करना, यानी कि जो स्थापित मापदंडों से तुलना करने के बाद भी जो प्राप्त विचलन है उन्हें सामान्य तौर पे स्वीकार कर लिया जाता है और अन्य परिस्थिति में उनका परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा है कि परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना, यानी कि जो स्थापित मापदंड है, वास्तविक में जो मापदंड हैं उनके मध्य में अंतर हो तो अंतर या विचलन के उद्भव होने के कारण की जांच की जाए, उसको सुधार के नए उपाय उनके लिए ढूंढा जाए। तीसरा आता है मापदंडों में परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना करना, यानी कि जो पुराने मापदंड है उनमें परिवर्तन करके आज के समय की जो परिस्थिति